नमस्कार। डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता। अगर हम भारत की बात करें तो आधुनिक जीवन शैली और तनाव की वजह से डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीजों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज है। इसीलिए भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। ऐसे में लोगों को डायबिटीज से जुड़ी सही जानकारी देने के लिए ही डायबिटीज पर चर्चा इस अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट मिलकर हमें बताते हैं डायबिटीज के लक्षण, उपचार और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में। हमारे साथ है मध्य प्रदेश और देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुबोध बांझल। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है डॉक्टर अभ्युदय वर्मा। डॉक्टर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर राजेश वर्मा, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र चौहान। बहुत बहुत स्वागत है डायबिटीज पर चर्चा में आप सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुबोध बंसल आपसे है। कई लोग कहते हैं कि डायबिटीज हमारे परिवार में चलता है। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना प्रतिशत डायबिटीज जेनेटिक है और कितना लाइफस्टाइल की वजह से है? आई थिंक डायबिटीज जिस हिसाब से बढ़ रही है, जीन्स पे तो थी हमारे, पर पिछले जब से हम सरसब्ज हुए, इकोनॉमी हमारी खुली है, हमको फास्ट फूड मिला है, हमको मोबाइल मिले, हमको टीवी मिला है और हमारे घर बड़े बड़े हो गए हैं। लोग साइकिल छोड़ के, स्कूटर छोड़ के कारों में घूम रहे हैं, तब से ये परेशानी बढ़ी है। दूसरे शब्दों में कहें, जीन्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर जिस घर में डायबिटीज है, पहले रिलेटिव को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माँ बाप भाई बहन को, उसको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर सारे रिलेटिव्स को अगर डायबिटीज हो तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइप 1 में भी अगर माँ बाप दोनों, टाइप 1 एंड टाइप 2 होती है। टाइप 1 तो इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन की नितांत कमी। इसमें भी अगर माँ बाप दोनों को डायबिटीज हो तो चांसेस 40% तक होते हैं। टाइप 2 में हम ना केवल जीन्स पर माँ बाप के साथ घर भी शेयर करते हैं, उनकी आदतें भी शेयर करते हैं और हमारा खाना भी एक जैसा होता है। लाइफ स्टाइल ने वजन बढ़ाया है। वजन के साथ हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे पेंक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, जो पेट में रहता है, और वो शुगर को जलाने का काम करता है, या शुगर को हमारे पेट से, हमारे रक्त से हमारी कोशिकाओं में ले जाने का काम करता है, और ये द्वारपाल का काम करता है। जब कोशिकाओं में शुगर पहुंचती है तो हमें एनर्जी आती है। संयोगता कि अपने को जब अपन खाना खाते हैं तो अपना दिमाग खुल जाता है, अपने को लगता है एनर्जी आ गई। वो एनर्जी हमको इंसुलिन से देती है। अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो शुगर बढ़ेगी, सेल भूखे रहेंगे और आदमी को परेशानी। तो लाइफ स्टाइल और जीन्स दोनों मिलकर काम करते हैं। जिस घर में शुगर की बीमारी है उन्हें जरूर चाहिए कि वो अपना खान पान पे ध्यान दें, अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें, रोज एक्सरसाइज करें और ज्यादा ना खाएं, ज्यादा वजन ना बढ़ाएं, तो लंबे समय तक वो शुगर से बच सकते हैं। डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, मेरा अगला सवाल आपसे है। 20-30 साल के लोग, ऐसे लोग जिनमें विजिबल ओबेसिटी नहीं है, मोटापा दिखता नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमारे माता पिता के जनरेशन में और आज के जनरेशन में कौन सा बड़ा अंतर आप देख पा रहे हैं? जीन्स और हमारी लाइफस्टाइल का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स को डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, या इवन टाइप 1 डायबिटीज भी है, ऐसे बच्चों को या ऐसे वयस्कों को भी अर्ली एज में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही खासकर जैसे हमारी बात चली थी इंडिया की, तो इंडिया में स्पेशली ये देखा गया है, एक थ्रिफ्टी जीन नाम का जीन जो हमारे में काफी एक्टिव है। वो जीन ये देखा गया है कि जब भी हम दुबले पतले रहते हैं मगर हमारा खान पान थोड़ा सा बिगड़ता है, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बिगड़ती है, तो वो हमारे बॉडी में जो है बहुत ही विपरीत प्रभाव डालती है। उस जीन्स की वजह से अगर पाश्चात्य देशों की तुलना करी जाए तो हमारा इंसुलिन सिक्रीशन पहले से ही कम रहता है। पाश्चात्य
लोगों से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे भारतवर्ष के लोगों को 10 से 15 वर्ष पहले डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। अब इसी थ्रिफ्टी जीन की और अगर हम बात करें, यंग एज से भी ज्यादा जरूरी होती है भ्रूण की, कि जब बच्चा गर्भ में पल रहा है माँ के, उस समय अगर वो कमजोर रहता है, उस समय अगर माँ को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, या इवन उसको ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, या हल्की पुल्की भी उसकी शुगर गड़बड़ है, तो ऐसे बच्चे को भी आगे कम उम्र में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो पैदा ही होगा कहीं पर इंसुलिन की कमी लेकर या इंसुलिन रेजिस्टेंस लेकर। डॉक्टर राजेश वर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे, कई बार बीएमआई सामान्य है लेकिन पेट में चर्बी बहुत ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और ऐसे में डायबिटीज होने का कितना खतरा है? और मोटापे के अलावा अगर हम बात करें तो और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? जिनका वजन बहुत कम है, दुबलेपन के शिकार हैं, या फिर वजन नॉर्मल से ज़्यादा नहीं है फिर भी उनको डायबिटीज़ हो गई है, तो ऐसे में है ना, बीएमआई की जैसे आपने बात करी है, बीएमआई का सबसे सिंपल फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। इंडियन पॉपुलेशन में 18.5 से 23 अगर बीएमआई है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल बीएमआई, और 23 से 25 अगर है तो उसको ओवरवेट, और 25 से ऊपर है तो उसको ओबेसिटी है। सेम यही बीएमआई यदि हम वेस्टर्न पॉपुलेशन में अगर देखें, अमेरिका या यूरोपियन किसी पर्सन को, तो सपोज करो एक इंडियन पर्सन है, उसका बीएमआई 24 है, और एक अमेरिकन पर्सन है, उसका बीएमआई भी 24 है, तो इंडियन पर्सन के बॉडी में फैट कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मसल कंटेंट थोड़ा सा कम होगा। एक अमेरिकन पर्सन या यूरोपियन पर्सन, उसकी बॉडी में सेम बीएमआई अगर है, उसका हाइट वेट भी अगर सेम है, तो उसकी बॉडी में मसल थोड़ा सा ज़्यादा होगा और फैट थोड़ा सा कम होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर का जो फैट है और मसल मास कम है, ये हमको डायबिटीज़ के लिए, हाई रिस्क के लिए प्रमोट करता है। इसको हम लोग ना थिन फैट इंडियंस बोलते हैं, या थिन फैट फिनोटाइप बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे कुछ और एक बॉडी के फिनोटाइप्स होते हैं, जैसे किसी का वजन नॉर्मल से ज़्यादा है, तो अगर इसका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस अगर पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा का वेस्ट सर्कम्फ्रेंस है, या वेस्ट हिप रेशियो नॉर्मल से ज़्यादा है, या फिर किसी किसी को डबल चिन है, यहाँ पर डबल एक सेकंड चिन दिखाई देती है, डबल चिन बोलते हैं उसको, या वो है, या फिर पेशेंट को एक्एंथोसिस है। एक्एंथोसिस नाम का एक स्किन पिगमेंटेशन होता है, हमारी गर्दन के पास की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी मोटी स्किन हो जाती है, थोड़ी सी दरदरी सी स्किन हो जाती है, थोड़ा सा उसमें कालापन भी आ जाता है, उसको हम लोग एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। तो ये कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम पेशेंट को डायबिटीज़ का हाई रिस्क है या नहीं है ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र चौहान, आपसे जानना चाहेंगे, डायबिटीज की जब हम बात करते हैं तो हृदय, किडनी, इन पर किस तरह से दुष्परिणाम हो सकता है डायबिटीज का, और साथ ही साथ ये हमारी बीपी को कैसे बढ़ाता है, और किस तरह से हम अपने इन महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं? आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में क्या डायबिटीज ये सभी घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, तो मैं ये कहूँगा कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे जैसे रक्त में शुगर का लेवल बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं। जो हमारी रक्तवाहिनियाँ होती हैं, छोटी और बड़ी वाली, जो सभी वाइटल अंगों को रक्त और एनर्जी पहुँचाने का काम करती है, उनमें वास्कुलोपैथी हो जाती है, कुछ कुछ जगह कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन हो जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर की जो झिल्ली, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, उसके डिस्फंक्शन होने लगते हैं, और एक्सेस शुगर जो है बॉडी में कुछ केमिकल परिवर्तन कर देती है, जैसे टॉक्सिन्स बनाने लगती है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनाती है, कई बार एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट हम कहते हैं वो बढ़ाती है, तो ये सभी अंगों में जाके डैमेज करते हैं। अब आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट, अगर हम इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो मैं एक न्यूमोनिक फॉलो करने की पेशेंट को सलाह देता हूँ कि हम ABCDE फॉलो करें। ए, ऑप्टिमल ग्लूकोज कंट्रोल करें, उचित मात्रा में शर्करा का नियंत्रण करें। बी मतलब हमारा ब्लड प्रेशर जो निर्धारित नॉर्म्स हैं एज के हिसाब से, उसके हिसाब से रहे। सी का मतलब है हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो बेड कोलेस्ट्रॉल है उसको मिनिमाइज करें। डी का मतलब होता है डाइट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाइपरटेंशन से बचना है तो हमें नमक की मात्रा कम करनी चाहिए, प्रोसेस्ड हाई कैलोरी शुगरी फूड को कम कर देना चाहिए। और ई, एक्सरसाइज, एक नियमित मात्रा में रेगुलर 35 to 45 या 60 मिनट पर डे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें तनाव का संतुलन बनाए रखना चाहिए, साथ में हमें एडिक्शन और इन चीज़ों से बचना चाहिए। डॉक्टर सुबोध बंसल, अगला सवाल मेरा आपसे है। AI का जमाना है और ऐसे में अगर हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह की प्रगति हुई है, इस पर हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। इसी के साथ डॉक्टर, एक और एस्पेक्ट है जिस पर हम आपसे जानकारी चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, वो है
इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। कई बार हमने देखा है डायबिटीज के जो मरीज हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे में इस पर भी हम चाहेंगे आप थोड़ी बात करें। तो सही बात की ऐसे लगता है आपने। तो शुरू शुरू में ग्लूकोमीटर आए थे, नहीं तो ब्लड यहीं से लेते थे और देखते थे मरीज को तकलीफ होती थी। और इंसुलिन लगाने के लिए उस समय हम डर्टी इंसुलिन बोलते थे, या तो बोबाइन या तो सुअर से बनता था या कैटल से। दो तरह के इंसुलिन होते हैं, उनको डर्टी इंसुलिन कहते थे। और कभी कभी उससे एंटीबॉडी भी बन जाती थी, आदमी को रिएक्शन होता था। समय बदला, दवाइयाँ बहुत सारी आई, और पिछले 10 साल में तो ऑलमोस्ट क्रांति आ गई। और ये जो नई दवाइयाँ आई हैं, कुछ ओरल हैं और कुछ इंजेक्टेबल है। इंजेक्शन पहले दिन में एक बार देते थे, अब हफ्ते में एक बार देने लगे, और लोग 15 से 20% भी वजन कम कर रहे हैं। दूसरा, बेरियाट्रिक सर्जरी आई है, लोगों ने पेट कटवा के अपना वजन कम किया है, वो भी एक क्रांति आई है। उससे भी शुगर में फर्क पड़ा है। 100% तो कुछ नहीं होता जब तक आदमी खुद अंदर से न मजबूत हो कि भैया मुझे करना ही है, तो ही होता है, नहीं तो दवाइयां भी उतनी काम नहीं करती। साथ में अभी मॉनिटरिंग की बात चालू करी, तो बहुत छोटी छोटी मशीनें आ गई जिनसे अपन मॉनिटर कर सकते हैं, विदाउट प्रिकिंग की बात कर सकते हैं। आजकल CGMS आ गया, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। यहाँ पे चिप लगाओ, मोबाइल में देख लो कि भैया अभी मैंने ये खाया, इतनी एक्सरसाइज करी, मेरी शुगर इतनी थी, अब ये हुई, तो अपने को एजुकेशन भी उससे अपने को मिलती है। सो ये CGMS की बात है। दूसरी बात आपने संयुक्ता करी, लोगों को डायबिटीज होने के बाद डिप्रेशन और एंजाइटी काफी होती है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। लोग कहते हैं मेरे घर में तो सब कुछ है, फिर भी मैं डिप्रेशन में। अरे भाई, अंदर भी तो केमिकल लोचा है ना तुम्हारे दिमाग में, उसको ठीक करो। और अगर डिप्रेशन और डायबिटीज के साथ में एंजाइटी है, तो आदमी बहुत ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये सीक्रीशन हार्मोन, इनको काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कहते हैं, ये इंसुलिन के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो शुगर बढ़ जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम दवा देते हैं, दवा काम नहीं कर रही, शुगर बढ़ी हुई है। डिटेल में जाओ तो मालूम पड़ा कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। आदमी डिप्रेस्ड है, एंशियस है, नींद नहीं आ रही, झगड़ा हो रहा है, इरिटेबिलिटी है, उसको उस तरह की दवाई दो, काउंसलिंग करो, तो शुगर भी उससे नीचे आने लगती है। तो शुगर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अपने दिमाग का, शरीर के साथ में भी। तो अपने को सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का, शरीर का और दवाइयों का, तो अपन अच्छे रह सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, एक बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जो सोशल मीडिया पर छाया रहता है इन दिनों, वो ये कि अगर आप बहुत ज्यादा डाइट करेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे या फिर अत्यधिक वजन घटा देंगे, तो आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज रिमिशन काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसका सच क्या है? आज हमारे पास नॉलेज दोनों प्रकार की हो। ऑनलाइन बात करें, हम प्रिंट मीडिया बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज एक तरीके से इमोशनली इसने पकड़ के रखा हुआ है लोगों को। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि डायबिटीज शायद जिंदगी भर रहने वाली बीमारी है, और जब किसी को ये पता लगता है कि जिंदगी भर रहने वाली बीमारी है, तो वो उससे भागना चाहता है। जो आपने बताया कि वजन कम करने से और कुछ स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने से लोगों की डायबिटीज रिवर्स होने लगती है। मगर ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग अपनी ओपिनियन रखूंगा कि डायबिटीज रिवर्सल जो है वो एक थोड़ा सा गलत उपयोग करा जा रहा है। डायबिटीज रिवर्स नहीं होती है, डायबिटीज रेमिशन में जा सकती है। रेमिशन मतलब वो दब जाती है, वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। मगर जब जो व्यक्ति के खान पान से, उसकी लाइफस्टाइल से या सडन वजन बढ़ने के कारण उसे डायबिटीज शुरू हुई है या उसका शुगर का बैलेंस बिगड़ गया है, उस व्यक्ति को अगर वो खान पान पे कंट्रोल करे, लाइफस्टाइल ठीक करे, वजन अपना, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, 15 से 20% वजन गिर जाता है, अगर वो सब करता है तो डायबिटीज रेमिशन में जा सकता है। इसकी काफी सारी स्टडीज है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यस, अगर आपको डायबिटीज स्टार्ट हुआ है, आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है खान पान में या वजन में या कोई दवाइयों से ऐसा हो रहा है, तो तुरंत आप किसी भी भ्रामक मीडिया के बहकावे में ना आए। आप कोशिश करें कि एक सही क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें।
डॉक्टर राजेश वर्मा, क्या आप जो प्री डायबिटिक मरीज हैं या डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए कोई आइडियल डाइट, कोई प्रैक्टिकल थाली जिसके बारे में विस्तार से बताना चाहें? डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट का और पेशेंट का अटेंडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम खाने से इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, या खाने के परहेज में हम खाना खाएं या क्या ना खाएं। तो मैं अपने मरीज को सबसे पहला यही सलाह देता हूं कि पेशेंट का सबसे पहला फोकस होता है कि हम ये चीज़ खा सकते हैं और ये चीज़ नहीं खा सकते हैं। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, तो खाना खाने में हमारे 3 मेजर मील हैं और 3 माइनर मील हैं। तो हम अपने डायबिटीज़ के पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स में फूड अपन लें, बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बार-बार ना खाएँ। तो जैसे ब्रेकफ़ास्ट हमने सुबह 8 से 9 बजे ब्रेकफ़ास्ट किया, दोपहर में 1 से 2 बजे लंच कर लिया, शाम को 8 से 9 बजे फिर डिनर हो गया। तो ये ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर ये हमारे 3 मेजर मील हो गए। तो 3 मेजर मील यानी ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर, और 3 माइनर मील यानी 11 बजे के आस-पास में, और फिर शाम को इवनिंग टी के साथ में, और एक रात को सोते समय। तो 3 माइनर मील। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो 24 आवर्स में जो फूड इंटेक है, वो डिस्पर्स हो जाएगा। 24 घंटे में बॉडी में जितनी कैलोरीज़ जानी चाहिए, वो एक बार में ना जाके मल्टीपल यानी छोटे-छोटे टुकड़ों में जाएगी। तो खाना खाने के बाद का शुगर लेवल जो एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाने से बढ़ रहा था, वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरा, खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये डायटीशियन जो है, अपन एक क्वालिफाइड डायटीशियन से मिले। एक डायटीशियन उसको एक कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट बना के उनको दे सकती है। उनको ब्रेकफ़ास्ट में ये पकाना है, लंच में ये खाना है, डिनर में ये खाना है। एक ग्रॉसली अपन बोले तो एक अगर 9 इंच की थाली अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाना खाने के लिए, तो उसका करीब 50% में वेजिटेबल्स वगैरह होनी चाहिए, जिसमें नॉन स्टार्ची फूड मटेरियल्स हो, सलाद वगैरह हो। फिर एक 25% जो 1/4 पोर्शन ऑफ प्लेट है, उसमें करीब-करीब है ना लीन प्रोटीन होने चाहिए। जैसे फिश है, एग है ना? इस टाइप का लीन प्रोटीन्स है या बीन्स है। और फिर बाकी जो 1/4 पोर्शन जो है, उसमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक यानी मल्टीग्रेन आटा की रोटी ले सकते हैं, ज्वार की रोटी ले सकते हैं, या ब्राउन राइस ले सकते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट या प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स, तो डाइट सबसे पहला ट्रीटमेंट है, और डाइट को इस तरह से अपन करें कि पेशेंट सिर्फ इस बात में फोकस ना करें कि हमको ये खाना है और ये नहीं खाना है। फूड के अमाउंट पर भी ध्यान दें और फूड की टाइमिंग पे भी ध्यान दें। डॉक्टर जितेंद्र चौहान, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह की लाइफस्टाइल है इन दिनों भारत की, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, नींद ठीक से नहीं होती, प्रदूषण एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में इनका क्या संबंध है डायबिटीज से? डेफिनेटली जैसे कि हमारी बात शुरू हुई थी कि जीन्स और जेनेटिक और एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन या लाइफस्टाइल, तो जेनेटिक पार्ट लगभग सभी में पहले भी था, हमारी प्रीवियस जनरेशन में भी था और अभी वर्तमान जनरेशन में भी है। पर क्या डिफरेंस आया कि अभी डायबिटीज रैम्पेंट हो गई। तो डेफिनेटली जो शहरीकरण हो रहा है, वहाँ पे भागदौड़ भरी लाइफ, तनावपूर्ण जीवन शैली और अनियमित दिनचर्या एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे कि तनाव बढ़ने से हमारे शरीर में कुछ स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कार्टिसोल, एड्रेनलिन वगैरह बढ़ते हैं, जो हमारे लीवर से ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को रक्त में ला देते हैं। तो एक इंटरनल शुगर का सर्किट बन जाता है, ज़्यादा शुगर आने लगती है। तीसरा, चूंकि डिस्टेंस बढ़ गई है, शहर बड़े होते जा रहे हैं, तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब पार्क्स नहीं है, मैदान नहीं है, बगीचे नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं। छोटा मोटा काम होता है तो कार से जाते हैं, या लंबे वर्किंग आवर्स, बहुत लंबे समय तक 8-8, 10-10 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठना, तो ये स्ट्रेस जो है बॉडी में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वेट गेन करा रहा है। पोल्यूशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हम जानते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन एक रूट कॉज माना गया है कि बॉडी की सेल्स की रिकवरी को भी स्लो करता है और डैमेज भी करता है। और लास्ट, स्लीप डिप्राइवेशन, डेफिनेटली जैसे जैसे स्लीप डिप्राइव होती है तो बॉडी में केमिकल लोचा, क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस, अधिकतर हमारे जो हीलिंग हार्मोन होते हैं वो रात के समय बॉडी को रिकवर करने का काम करते हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और पेशेंट में कार्टिसोल का एक्सेस होता है, जिसके कारण से एक्सेस चर्बी, जो सबने बताया था कि ऐसे अंगों में जमा हो जाती है जहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो एक्टोपिक फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, इंसुलिन सिक्रीशन को कम करती है। तो ऑल इन ऑल, भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, पोल्यूशन और डिप्राइवेशन ऑफ स्लीप, ये सभी कारण है जिसके कारण आज की जनरेशन डायबिटीज से ज्यादा ग्रसित होती जा रही है। पूरी बातचीत को कंक्लूड करने से पहले एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए, डॉक्टर सुबोध बंसल। देखो भाइयों और बहनों, डायबिटीज अकेली बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का घर है। घर को खुला रखोगे तो आंख भी जाती है, किडनी भी जाती है, पैर भी जाते हैं और हार्ट भी जाता है। तो अगर शुगर है
तो उसे अच्छे से कंट्रोल करो, लाइफ स्टाइल को देखो, दवाई समय पर लो, समय पर डॉक्टर से मिलो, मुंह मत छुपाओ। अगर शुगर हो गई है तो कोई डरने की बात नहीं है, कंट्रोल कर सकते हैं, अपन पूरी जिंदगी अच्छे से रह सकते हैं। एक दिन से शुगर अच्छे से कंट्रोल करी तो जिंदगी अच्छे से गुजर जाती है, और शुरू के 1 साल गड़बड़ करी तो बाद में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शुगर है तो कंट्रोल करो और अच्छे से जियो। धन्यवाद। डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे दर्शकों को? ऑनलाइन और मीडिया में जो भी भ्रामक आपको विचार देखने को मिल रहे हैं, इलाज देखने को मिल रहे हैं, उन्हें प्लीज आप किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर से वेरीफाई करें। किसी सप्लीमेंट, किसी स्पेशल प्रकार की डाइट पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलें और सही डॉक्टर को चुनें जो आपको सही रास्ता बताए और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करे। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश वर्मा, आपका क्या संदेश होगा? डायबिटीज को कंट्रोल करने के, डायबिटीज को मैनेज करने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला डाइट, तो खाने का प्रॉपर ध्यान रखें, फूड का अमाउंट और टाइमिंग का ध्यान रखें। सेकंड है एक्सरसाइज, तो एटलीस्ट 30-40 मिनट डेली एक्सरसाइज करना है। सिंपल एक्सरसाइज जो घर में या अड़ोस पड़ोस में की जा सकती है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, तो 30-40 मिनट डेली एक्सरसाइज करना है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई को नियमित रूप से पालन करना है। अपनी मर्जी से किसी तरह की कोई दवाई बंद ना करें या कोई नई दवाई स्टार्ट ना करें। और चौथा भाग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समय समय पर जांच कराते रहें। तो 3-3, 6-6 महीने में शुगर चेक करते रहें। कुछ एक टेस्ट हैं जो डायबिटीज के पेशेंट में साल में एक बार होने चाहिए, तो साल में एक बार चेक करते हैं। तो ये 4 पार्ट को यदि फॉलो करेंगे तो डायबिटीज का मरीज बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र चौहान, आप क्या कहना चाहेंगे? पॉजिटिव माइंडसेट इज द की। सबसे पहले अपनी मानसिकता को सुधारें, एम्पावर करें अपने आप को सही नॉलेज से, अवॉइड करें मिथ्स को, मिसकंसेप्शन को। तीसरा, एक स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करें, जो कि जब जागो तब सवेरा। अपन अपने को जो जो चेंजेस करने हैं उसको एक स्टेप से करें, क्योंकि इसके फ्यूचर में लार्ज इम्पैक्ट है। तीसरा, प्रायोरिटाइज करें अपनी हेल्थ को, क्योंकि कई बार हम जीवन की भागदौड़ में अपने खुद के लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करें, टाइम निकालें डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, कनेक्ट करें सोसाइटी से, नॉलेज गेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, नशे से बचें और रेगुलर हेल्थ चेकअप समय के साथ कराते रहे, ताकि हम डायबिटीज को या तो रोक सकें या एटलीस्ट उसके कॉम्प्लिकेशन को न होने दें। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत आप सभी से हुई और एक बार फिर डायबिटीज पर चर्चा इस टॉक शो को सार्थक बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डायबिटीज से जुड़ी किसी भी और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ डायबिटीज पर चर्चा में। फॉलो करना ना भूलें फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा। इसके अलावा हम यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आप हमें जरूर लाइक, फॉलो कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिए। अगली बार एक नए पैनल के साथ डायबिटीज पर चर्चा में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।